हुए अब मैं झारसुगड़ा समिति की श्रीमती प्रेमलता जी सुकानिया से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारी आज की मोटिवेशनल स्पीकर भुवनेश्वर से पधारी हुई श्रीमती डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी का परिचय इस सदन को प्रदान करें। श्रीमती प्रेमलता जी सुकानिया। धन्यवाद ममता। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी को एकल प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी एफटीएस के पदाधिकारी, अतिथिगण, श्रोतागण और सम्माननीय डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी जी, आज आपका परिचय देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके नाम में ही आपका आकर्षक व्यक्तित्व छुपा हुआ है। वेदुला का अर्थ चांद, रामलक्ष्मी का मतलब सुंदर, आकर्षण और सौम्य और करामती। आपका स्वरूप ही आपके व्यक्तित्व से झलकता है। डॉक्टर वेदुला जी, इन दिनों आप भुवनेश्वर स्थित कमला नेहरू वुमेन्स कॉलेज में हिंदी रीडर है। 1992 में आंध्रा यूनिवर्सिटी से आपको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में आपने डॉक्टरेट प्राप्त की है। ट्रेनिंग में आपको महारत हासिल है। सैनिक संस्थाओं के अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं में आपके कार्यक्रम होते रहते हैं। 2008 से उड़िया उपन्यास एवं कहानियों के अनुवाद कार्य में आप सक्रिय हैं। आपके राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित है। आप कई उपलब्धियों से सुशोभित है। उनको इतने कम समय में शब्दों में पिरो पाना मेरे लिए मुश्किल है। 2008 से दूरदर्शन टीवी पे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आपको आमंत्रित किया जा रहा है। 2013 से डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी नेशनल टीवी पे उड़ीसा के पुरी धाम से महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का दूरदर्शन से लाइव रनिंग कमेंट्री करने का आपको सौभाग्य प्राप्त है। डॉक्टर वेदुला जी कई राष्ट्रीय व सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है। आज वे हमें रिश्तों में और जीवन में दायरों का क्या महत्व है, इस पर हमारा मार्गदर्शन करेगी। मैम, आज हमारे एकल वन बंधु में आपका सहर्ष स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती प्रेमलता जी, आपने बहुत ही सुंदर परिचय दिया हमारी मोटिवेशनल स्पीकर का। और अब मैं पूरे सदन से अनुरोध करती हूँ कि जब डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी का उद्बोधन चल रहा हो, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप चैट बॉक्स में लिखकर उसे पूछ सकते हैं। और इनके जो प्रेरणादायी शब्द हैं, इसलिए इनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी कि इनका कथन है कि काम ऐसे करें कि पहचान बन जाए और कदम ऐसे चले कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी काट लेते ही ऐसे ही सब, पर आप कुछ ऐसा करें कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी। विद दिस वर्ड्स आई प्रेजेंट बिफोर यू। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद इतने स्नेहिल अभिवादन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता भाभी का इतने सुंदर परिचय के लिए। जब ये प्रस्ताव, इस कार्यक्रम का जब प्रस्ताव आया और प्रेमलता भाभी ने बहुत स्नेह के साथ अनुरोध किया, तो मैं भाभी की बात को टाल नहीं सकती थी। विषय के बारे में बातें हुई और तब समझ में आया कि आज जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जिस प्रकार का औद्योगिकीकरण चारों तरफ हो रहा है, वो औद्योगिकीकरण सिर्फ और सिर्फ हमसे बाहर इस विश्व में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी होता चला जा रहा है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है हमारी। और इस औद्योगिकीकरण या मशीनीकरण की वजह से जो चीज सबसे ज्यादा छूट रही है और हमसे अलग हो रही है, वो है हमारे रिश्ते। और जब कभी रिश्तों की बात आती है तो एक ही बात ध्यान में आती है
कि जिस तरह से इंसान बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार से बिना रिश्तों के भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। रिश्ते जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, लेकिन जाने अनजाने इन रिश्तों को कई बार हम छोड़ देते हैं, या ये हमसे छूट जाते हैं, या ये हमसे अलग हो जाते हैं। समय के साथ नहीं तो इन पर धूल चढ़ जाती है, या नहीं तो फिर ये फीके पड़ जाते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि इनमें कसाव इतना बढ़ जाता है कि एक ही हल्के से झटके के साथ ये टूटकर बिखर भी जाते हैं। माना उस समय ये लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, रिश्तों के बिना हम जी नहीं सकते, ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। रिश्तों में मिठास कैसे आए, रिश्तों में वो सारे भाव कैसे आए जो जीवन को सुंदर बनाते हैं और जिनकी आवश्यकता हम सभी को है, उसके लिए आवश्यकता है अपने आप के चारों तरफ कुछ दायरों को बनाने की, कुछ दायरों को तोड़ने और छोड़ने की, कुछ दायरों को फैलाने की और कुछ दायरों को सिकोड़ने की, कुछ दायरों को मजबूत करने की और कुछ दायरों को फ्लेक्सिबल बनाकर उन्हें खुला छोड़ देने की, ताकि वो अपनी मर्जी से समय के अनुसार अपना स्वरूप ग्रहण कर सके और अपने आवश्यकता अनुसार आपको वो हमेशा जीवन के मुस्कुराहटों और खुशियों से भरे हुए उपहार देते रह सके। जब ये विषय मेरे दिमाग में चल रहा था, तब ये बात आ रही थी कि आखिर रिश्तों को दायरों में बांधना, हम तो अक्सर ये सुनते आए हैं कि जब तक हम रिश्तों को खुला आसमान नहीं देंगे तब तक रिश्ते पनपते नहीं हैं। जब तक हम रिश्तों के पौध को ताजी हवा नहीं देंगे या अपने आप बढ़ने का अवसर नहीं देंगे, तब तक रिश्तों के साथ रहना और उनको साथ रखना असंभव और कभी कभी बेमानी भी हो जाता है। फिर ये दायरे कहां से आ गए? बहुत सोचने पर समझ में आया कि दायरे आवश्यक तो बहुत आवश्यक है। क्योंकि रिश्ते हम सिर्फ अपने से बाहर लोगों के साथ नहीं निभाते, बल्कि सबसे बड़ा रिश्ता इंसान का तो अपने आप से होता है। विश्वास कीजिए, मेरे जीवन का ये अनुभव है जो कहता है, मुझसे भी अनुभवी लोग हैं यहाँ पर, विदुषियां हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपने जीवन के सभी अनुभवों को निचोड़कर इस तरह से ग्रहण किया है कि उनका जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया बन चुका है। लेकिन मेरे अनुभव तो यही कहते हैं कि रिश्ता वो जो मैं अपने आप से निभाऊं वो सबसे सच्चा होता है। उसकी वजह ये है कि मेरे साथ मेरा रिश्ता अगर मैंने ईमानदारी से नहीं निभाया, सही तरीके से निर्वाह नहीं किया, तो मैं और किसी भी रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभा पाऊंगी, नहीं उसका निर्वाह कर पाऊंगी। वो कहती है ना कि खुशियां अगर बाहर से हमें मिले तो वो बेमानी होती है, उनकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन वही खुशियां यदि मेरे भीतर से यदि बाहर निकल कर जाती हैं, यानी खुशियों की वजह मैं खुद होती हूं, तो वो खुशियां लंबे समय तक टिकती हैं और वो खुशियां उस दीपक के प्रकाश के समान होती हैं जो चारों तरफ फैल जाती हैं। दूसरों की खुशियों में खुशियां खोजकर हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ, जब हम खुद खुश होंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ रहने वाले सभी लोग, सारे रिश्तों में खुशियां फैल जाती हैं, सारे रिश्तों में मिठास आ जाती है। और इसके लिए जरूरी होता है कुछ दायरों को समझना।
क्षमा कीजिएगा, ये प्रेजेंटेशन जो है मतलब अंग्रेजी में मैंने मतलब बनाया है। मुझे ये लग रहा था कि थोड़ी अंग्रेजी और थोड़ी हिंदी लेकर मैं मतलब आप लोगों से बात करूंगी, लेकिन जिस तरह की हिंदी आप बोल रहे हैं, जिस स्तर की हिंदी आप बोल रहे हैं, और जिस तरह से हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवियों की अजर अमर पंक्तियों को आप बोल रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबके साथ में हूं। थोड़े बहुत शब्द हैं जो अंग्रेजी में हैं, लेकिन भाषा का यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं है, भावनाएं बस पहुंचनी चाहिए। एक बात और, अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे कुछ भी पढ़ाने सिखाने नहीं आई हूं, बल्कि मैं तो अपनी भावनाओं को आपके साथ साझा करने आई हूं, शेयर करने के लिए आई हूं। उम्मीद है आपके पास भी ऐसे ही भावनाओं की बड़ी सी पोटली, बड़ी सी थाती है जो आप भी मुझसे शेयर करना चाहेंगे, सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। उन सभी को बचाकर रखिएगा प्रश्नों के रूप में, और सेशन के खत्म होने के बाद हम लोग निश्चित रूप से आपस में बातें करेंगे। तो जब दायरों की बात आई तो मुझे लगा कि इन दायरों को, जिसे सर्कल्स ऑफ लाइफ, जिसको कि मैं सर्कल कहूं, सर्कल्स ऑफ लाइफ, हालांकि बहुत सारे सेट्स ऑफ सर्कल्स, जब ये मॉड्यूल में तैयार कर रही थी तो बहुत सारे सेट्स ऑफ सर्कल्स मैंने बनाए थे, और जिसमें से समय के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ टू सेट्स ऑफ सर्कल्स आई हैव चोजन। एक तो है सर्कल ऑफ मी, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा रिश्ता मुझसे होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक मैं अपने आप के साथ रिश्ता कायम नहीं करती, बनाती नहीं और उसे निभा नहीं पाती, तो किसी और रिश्ते को निभाने की काबिलियत मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। तो इसीलिए सर्कल ऑफ मी की हम बात करेंगे, उसके बाद हम सर्कल ऑफ वी की बात करेंगे, जहां पे हम अपने साथ चारों ओर बनने, बिखरने और खड़े होने वाले सभी रिश्तों के बारे में बात करेंगे। उनमें जो मिठास है हम उनके बारे में बात करेंगे। जब भी मैं सर्कल ऑफ मी की बात करती हूं तो फिर वैसे तो हम महिलाएं पता नहीं कितने सारे अलग अलग दायरों में, अलग अलग सर्कल्स में अपने आप को बांट ही लेते हैं, कितने सारे। कहा जाता है कि जो भारतीय महिला होती है वो सबसे ज्यादा रिश्तों को जीती है। कहते हैं कि दो इंसानों के बीच में, मनोवैज्ञानिक कहते हैं दो इंसानों के बीच में कुल 64 प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं, और एक महिला, विशेष करके भारत की महिला, ये 64 के 64 प्रकार के रिश्ते जीती है, उनका निर्वाह करती है, उनमें उन रिश्तों के साथ सांस लेती है और उन रिश्तों को अपना जीवन मानकर पूरा जीवन बिता देती है। ये हम भारतीय महिलाओं की विशेषता है। और इसके अलावा हमने अपने जीवन को रिश्तों के अलावा बहुत सारे अलग अलग खानों में बांट के रखा है। हम इनको दायरे कह सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि वो सेक्टर्स हैं, अलग अलग खानों में हमने बांट के रखा है। बहुत सारे खानों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं, लेकिन मैं उन सभी को मिला जुला कर, कुल मिला के ये 7 खाने मैंने बनाए हैं, जिसमें हमारा करियर आ जाता है, जिसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटस आ जाता है, जिसमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ या इवोल्यूशन ऑफ सोल आ जाता है, जिसमें हमारा शरीर और तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य आ जाता है, जो आजकल सबसे ज्यादा मुसीबत में पड़ा हुआ है, हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आ जाता है, हमारी फैमिली आ जाती है, और हमारा सोशल लाइफ आ जाता है। और जब कभी हम अलग अलग इन खानों की बात करते हैं और इसमें अपने जीवन के अनुभवों को, अपने जीवन को डालने की कोशिश करते हैं, है ना, तो वो अलग अलग भागों में विभक्त ये जो सर्कल है, सर्कल ऑफ मी है, विश्वास कीजिए जितना सुंदर यहाँ पे दिख रहा है ना, इतना सुंदर तो वो कभी होता ही नहीं है। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स टाइप कर सकती है कि क्या इस सर्कल को बैलेंस करना मुमकिन है, यस और नो। आप ये 2 शब्द, यस तो यस, नो तो नो, आप डाल सकते हैं। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव पीपल। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत पॉजिटिव लोग हैं यहाँ पर, एंड मजा आ रहा है। इनमें से कई सारे नाम ऐसे हैं, कई सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं बहुत समय से और लंबे समय से पहचान रही हूँ। यस 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 यस, आई एम सो वेरी हैप्पी दैट आई एम विद सच पॉजिटिव पीपल। इतने सारे पॉजिटिव लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे सकारात्मक लोग हैं कि सब कहते हैं कि यस, इसका बैलेंस
किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूं इसका बैलेंस संभव नहीं है। इसका बैलेंस संभव नहीं है। वो क्यों नहीं है? परफेक्ट बैलेंस संभव नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं हमेशा बदलती रहती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। आज इस आभासीय सत्र के दौरान, जहां पे आप सभी विदुषियां, सभी बहनें, भाभियां सब यहां पर जुड़ी हुई हैं, आई एम 100% श्योर कि इस समय ये आपकी प्रायोरिटी है, इसीलिए आप यहां पर हैं। लेकिन इस समय आपके लिए आपके घर में और भी कई सारे काम होंगे। मैं इसमें डॉक्टर्स भी देख रही हूं, और आज के पेंडेमिक के समय में अभी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आपको शायद कुछ पेशेंट्स की सेवा करनी है। किसी को अपने ज्ञान से, अपने मेडिसिन से, एक बार छूने भर से, एक बार अपने पॉजिटिव बातों से उनको राहत पहुंचानी है। लेकिन आई नो वेरी वेल कि आपने इस सत्र को अपनी प्राथमिकता बनाई है, अपनी प्रायोरिटी बनाई है। कई सारे पारिवारिक सदस्य होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि एक कप चाय, हमारे यहाँ तो अच्छा खासा मौसम हो गया है, थोड़ी थोड़ी सी लग रही है कि बारिश हो जाएगी शाम तक। वैसे ये बादल पता नहीं 4 दिनों से हमें सिर्फ आस दिला रहे हैं और उड़ जाते हैं, लेकिन आज सुबह से बादल है तो लगता है बारिश होगी, तो गरम गरम पकौड़े और चाय। बट देन यू शुड आपने बोल दिया होगा कि प्लीज आज मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपनी व्यवस्था खुद कर लो, राइट? कई सारी माएं ऐसी होंगी जिनको अपने बच्चों के प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प करनी होगी, और बच्चा ये बोल रहा होगा मम्मी प्लीज मुझे कल सबमिट करना है, और आप यही कह रहे होंगे बेटा 2 घंटे रुक जा, खत्म हो जाने दे, मैं तेरे साथ बैठ के तेरा प्रोजेक्ट करवा दूंगी। वहीं पर कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो कि वर्किंग है, जो अपना बिजनेस चलाती हैं, एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनकी जरूरत होगी काम की जगह पे, लेकिन आपने उन सभी को साइड करके ये कहा होगा कि नो, आज मेरी जरूरत है इस सेशन को अटेंड करने की, एकल वनबंधु परिवार के साथ जुड़ने की जरूरत है, और इसीलिए आज मेरी प्रायोरिटी है, थोड़ा सा रुक जाओ। और ये जो थोड़ा सा रोक के आपने रखा है ना, और जैसे ही आपने किसी चीज को रोक के रखा है और किसी एक सेक्टर में जो यहाँ पे बनाए हुए हैं ना खाने, किसी एक में आपने ज्यादा ध्यान दिया, तो फिर समझ लीजिए बैलेंस तो बिगड़ गया। मैं बिगड़ा नहीं कहूंगी, इम्बैलेंस हुआ कहूंगी, मैं बिगड़ा हुआ नहीं कहूंगी, क्योंकि हम महिलाओं के पास वो महारत हासिल है कि हम इसको फिर से बैलेंस, यानी तो फिर उसको यथातथ कर ही लेते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये इसको पूरी तरह से बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज लगातार बदलती रहती है, लगातार उसमें परिवर्तन आता ही रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की वजह से उसका प्रेशर दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्रीज का ही ये सर्कल होता है, इसके बाहर कोई भी हिस्सा जीवन का जा नहीं सकता। जो कुछ करना है इसी के भीतर करना है। तो जब समझ लीजिए ये एक सेक्टर है ना, और अगर ये बढ़ता है तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा इसके नीचे के जो और सेक्टर्स है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो छोटे होंगे। और सबसे बड़ी जरूरत किस बात की है? सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो प्रेशर पड़ रहा है सर्कल्स, उन सर्कल्स को हम मैनेज कैसे करेंगे, उनको फिर से बाउंस बैक कैसे करवाएंगे, उनको फिर से नॉर्मल कैसे कराएंगे। ये कोशिश होगी हमारी इस सर्कल को बैलेंस स्टेट की ओर ले जाने की। लेकिन इसको हम परफेक्टली बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये निश्चित रूप से हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने अपने जीवन के 7 हिस्से कर दिए हैं और इतना इतना हिस्सा सब में दे रही हूं। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूं, विगत 28 वर्षों से काम कर रही हूं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि जब कभी मेरे को कॉलेज में ज्यादा काम पड़ता है, या एंड मैं एक मोटिवेशनल मतलब स्पीकर हूं और लाइफ कोच हूं, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूं, और इन सभी के लिए मैं बहुत सारी ट्रैवलिंग करती हूं। अभी तो पैंडेमिक की वजह से आभासी सत्र से आप सबसे जुड़ने का अवसर मिल रहा है, वरना महीने में कम से कम 4 बार तो मैं शहर से बाहर जाती ही हूं। ऐसे समय में मेरा घर निश्चित रूप से मेरी अनुपस्थिति में सफर होता है। क्यों? क्योंकि इस घर को मेरी आदत, 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे 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 24 घंटे
आप अनम्यूट हो गए हैं। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, मे बी वहां से सिस्टम से। कितने देर से अनम्यूट हूँ बता सकते हैं आप प्लीज? बहुत बहुत थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए, ओके। सिस्टम से वहीं से, हाँ वहीं से, हाँ प्लीज कंटिन्यू। जी आप जी, थोड़ी थैंक यू, देर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक महीने में 4 बार बाहर आपको जाना पड़ता था वहां। बिल्कुल, एक महीने में मैं 4 बार बाहर जाती हूँ, और जब कभी मैं बाहर जाती हूँ तो निश्चित रूप से मेरे घर को और मेरे कॉलेज को भी मेरी अनुपस्थिति का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं बैलेंस कर रही हूँ, राइट? तो ऐसे परिस्थितियों में मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? जो सेक्टर्स दब रहे हैं, जिनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेक्टर दब रहा है, किस सेक्टर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है? ये भी तो समझने की जरूरत है। अगर आपके जब बाहर जाने से सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा है तो इट्स फाइन कि आपने अपने घर में लोगों को इस तरह से तैयार करके रखा है कि वो आपके अनुपस्थिति में 2-4 दिन चला ले, या नहीं तो फिर ऐसी व्यवस्था करके रखी है आपने कि 2-4 दिन आपके बिना भी चल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आंध्र प्रदेश से हूँ, मैं एक तेलुगु हूँ, मातृभाषा तेलुगु है मेरी। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो ढेर सारा इडली का बैटर और उसके बाद डोसे का बैटर वगैरह 2-3 दिनों के लिए बना के रख के चली जाती हूँ, ताकि नाश्ता बनाना और ये सारी चीजें बनाना बहुत आसान हो जाता है। चटनी पाउडर्स बना देती हूँ, कुछ मसाले बना देती हूँ, कुछ और चीजें बना देती हूँ, ताकि घर वालों को मेरे जाने के बाद समस्या ना हो। लेकिन अगर ये 4 बार है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा होता है तो मुझे उसको मैनेज करने के लिए और ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो प्रेशर पड़ता है ना, वो प्रेशर लोग एक समय तक ही बर्दाश्त कर पाते हैं, और उसके बाद दे स्टार्ट रिवोल्टिंग, वो विद्रोह सुनाई देने लगता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो विद्रोह सुनाई देने लगता है कहीं ना कहीं से। और वो कैसे सुनाई देता है? घर में जो सबसे पहली चीज जो हमें बताती है कि नो, द सिस्टम इज नॉट ओके, इट्स गेटिंग इम्बैलेंस्ड, या तो ये बिखर रहा है, ये बात हमें कैसे पता चलती है? ये बात हमें पता चलती है हमारे घर में परिवार और उनके रिश्तों से, क्योंकि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी खटपट, छोटी मोटी तू मैं शुरू हो जाती है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इस मैं वाले चक्र में, जहां पे मैं अपने आप से रिश्ता निभा रही हूं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी आ रही है, कोई ना कोई ऐसा सेक्टर है जो कि परेशान हो रहा है, जो कि क्रश हो रहा है, और उसके क्रश होने की वजह से ये आवाजें उठ रही हैं। अक्सर देखिएगा जो लोग व्यापारी होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, सुबह से लेकर रात हो जाती है बिजनेस, जब दुकान बढ़ाकर घर आती हैं। अक्सर खाली व्यापारियों को नहीं, मेरे हस्बैंड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और मैं जानती हूँ एडमिनिस्ट्रेटर्स की नौकरी कैसी होती है। सुबह गए तो रात के 9:30-10 बजे के पहले आते ही नहीं, यू नो। तो ऐसे सिचुएशन में जो चीज सफर करती है वो है फैमिली, और कई बार सोशल भी, जहां पे आपकी सखियां, आपकी सहेलियां ये कहें कि क्या बात है भाई, 4 दिन हुआ फोन नहीं आया, उसके बाद हफ्ते भर आया फोन नहीं आया, उसके बाद 15 दिन हुआ फोन नहीं आया, धीरे धीरे उनके फोन कॉल्स आने बंद हो जाते हैं, और आपसे आपके सोशल रिलेशनशिप्स छूटने लग जाते हैं। वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोशल रिलेशनशिप छूट रहे, समझ लीजिए सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ काम 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 काम। सुबह उठकर थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़े से मेडिटेशन की भी अवधि या समय हमको नहीं मिल रहा है, तो शरीर दिखाना शुरू करता है, शरीर भी सिग्नल देता है। कभी चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, कभी कमजोरी महसूस हो रही है, और हम औरतें माहिर होती हैं अपनी बीमारियां, अपनी परेशानियों को अनदेखा करने की। हम कहते हैं इट्स फाइन यार, होता है ऐसा, सुबह से काम कर रही हूँ, खाया नहीं है, 1 गिलास पानी पी लूंगी, यानी तो नींबू चीनी नमक घोल के पी लूंगी एंड आई विल बी फाइन, है कि नहीं? अरे सुबह से लेकर अब काम वाली बाई नहीं है, पोछा मुझे ही लगाना पड़ रहा है, झाड़ू मुझे ही करना पड़ रहा है, पेट में दर्द तो आएगा ही, कमर में दर्द तो आएगा ही, इट्स फाइन। एंड हम नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं। लेकिन हमको ये समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये सिग्नल्स हैं, वो कह रहा है कि योर बॉडी और योर फिजिकल सर्कल इज गेटिंग इफेक्टेड, आपका फिजिकल सर्कल इफेक्ट हो रहा है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो आगे क्या परिस्थितियां होती हैं हम सभी को इसके अनुभव है। मन में शांति नहीं है, मन बेचैन होता है, एंग्जाइटी बढ़ रही है,
लगातार मन जो है फ्रस्ट्रेटेड रह रहा है। हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू भी नहीं की, और शुरू की है तो उसके ऊपर हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जरूरत है जब कभी ये सिग्नल्स मिले, नॉर्मल लाइफ से कहीं पर थोड़ी सी भी एबनॉर्मैलिटी समझ में आए, तो हमको ये समझ लेना होगा कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मुझे थोड़ा ठहर कर सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, इसको कैसे सुधारूं, इससे मैं कैसे निकलूं। दैट वी हैव टू थिंक। उसके लिए क्रिएटिव होकर सोचना पड़ेगा हमें। किस तरह से सोचेंगे हम? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि समझ लीजिए आप एक वर्किंग वुमेन है, और समझ लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज में काम कर रही हूं, तो हमारे कॉलेज में समझ लीजिए कुछ इंस्पेक्शन है, ठीक है, और इंस्पेक्शन के लिए हफ्ते 10 दिन या 15 दिन मुझे काम करना है। कुछ इंस्पेक्शन हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि जैसे नैक एक्रेडिटेशन वगैरह, जिनके लिए हमें महीने 2 महीने दिन रात काम करना पड़ता है। मेरी प्रायोरिटी है, मैं उससे मुंह नहीं फेर सकती, मुझे वहां जाना ही है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस बात को सबसे पहले अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अक्सर हम ये सुनते हैं कि रहने दो, तुम नहीं समझोगे, रहने दो, तुम नहीं समझोगी, अरे ये तो बच्चे हैं, इनको क्या बताएं, अरे बच्चों को इन सब से दूर रखो। बट देन लेट मी टेल यू वन थिंग, आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं, और हम किसी को भी मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते, हम किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हर व्यक्ति की समझ इतनी है कि वो अपने जीवन और उसके चारों तरफ की परिस्थितियों को समझ सकें, और यदि हम उनको बैठाकर बात करें, वो समझते हैं। परेशानी इसी बात की है कि हम उनसे बातें ही नहीं करते हैं, उनके साथ हम इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं। हम उनको ये नहीं बताते हैं कि मैं कितनी परेशान हूं, हम उनको ये नहीं बताते हैं कि मैं कितने मतलब खुश हूं। एनी ऑफ द सिचुएशन, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हम शेयर नहीं करते, राइट? तो जिस दिन हम बैठकर उनसे बताएंगे कि लोग ऐसी परिस्थितियां हैं एंड आई एम होल्डिंग अ वेरी की पोजीशन, मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं नहीं करूंगी तो ये काम नहीं होगा, तो 2 महीने मुझे अपने आप को पूरी तरह से उस काम पे देना होगा। हेल्थ सफर हो रहा है, फैमिली रिलेशन सफर हो रहा है, सोशल सर्कल सफर हो रहा है, ये सारी चीजें सफर हो रही है, तो हम क्या करें इनके लिए? एक बहुत अच्छा सा कारगर तरीका है, वो ये कि 24 घंटे तो हम काम नहीं करते, अब अपने प्रायोरिटी निकालिए समय सबसे पहले, और एक अच्छे से वेकेशन की प्लानिंग कीजिए कि 2 महीने होने के बाद, मेरा काम हो जाने के बाद वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। या नहीं तो 2 महीनों के बीच में किसी संडे यदि आपको समय मिलता है, परिवार के साथ बाहर जाइए, डिनर करके आइए, या नहीं तो फिर घर में ही बैठ के अच्छी सी मूवी देखिए। अभी तो खैर बाहर नहीं जा सकते, अच्छी सी मूवी देखिए आराम से। दिन में 1 घंटा, जस्ट 1 आवर, 4 दिन में या 1 वीक में 1 घंटा समय निकालिए, अपने सारे फ्रेंड्स को फोन कॉल्स कर लीजिए, अपने सारे रिश्तेदारों को फोन कॉल्स कर लीजिए। थक हार कर आप आएंगे अपने काम से, विश्वास कीजिए 1 घंटा यदि आपने अपने परिवार के साथ बिताया, तो आपका ये हमारा जो ये सर्कल है ये इम्बैलेंस नहीं होगा। हालांकि हम पूरी तरह से खाना पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटे छोटे इंसेंटिव्स हम उनको दे सकते हैं, और एक बार काम पूरा हो जाए तो एक बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा जो लॉस है वो पूरा का पूरा एक साथ पूरा हो जाए। या नहीं तो फिर काम के शुरू होने के पहले हम ऐसा कुछ करें जिसकी चार्जिंग जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फोन को हम पहले चार्ज में लगाते हैं फिर यूज करते हैं, आप इस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स को चार्ज कीजिए, मोटिवेट कीजिए, बी क्रिएटिव, इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट? ताकि वो सिस्टम आपका ऑटो पायलट मोड पे डल जाए और वो सिस्टम आपका चलता रहे और आपका काम भी बहुत अच्छे से चलता रहे। अगर सुबह 6 बजे उठने की आदत है, 5 बजे उठ के थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा सा योगा या मेडिटेशन कर लीजिए, इट विल कीप यू हेल्दी ऑल्सो। परेशानी ये होती है कि हम काम के प्रेशर में पड़कर सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करके बाकी सारी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि दिस इज माई प्रायोरिटी। लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव होने पर हम अपने सारे सर्कल्स को, सारे दायरों को समझ सकते हैं, उनमें जान डाल सकते हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे तो फिर इसका सबसे अच्छा तरीका होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स कर दीजिए। कैसे आउटसोर्स करना है?
जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठकर आपको ये लग रहा है कि थोड़े घर के काम कर लूं, या नहीं तो फिर मेरा जो भी कॉलेज का काम है मैं उसको कर लूं, अपने ऊपर टाइम देने के लिए कहाँ टाइम है, 2 महीनों के बाद दूंगी, लेकिन ऐसे टालते टालते शरीर पर असर पड़ रहा है। तो द बेस्ट थिंग इज आप अपने हेल्थ को आउटसोर्स कर लीजिए। कैसे आउटसोर्स करना है? आप एक योगा टीचर को हायर कर लीजिए। वो सुबह हर दिन 5 बजे आएंगे, उनकी फीस पूरी दे दीजिए, वो 5 बजे आएंगे, हर दिन दरवाजा खटखटाएंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद आप बैठकर उनके साथ योगा करेंगे। यू हैव टू डू। और इन सभी चीजों के लिए अपने मस्तिष्क को पॉजिटिवली चार्ज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तब जाकर जो आप लोगों ने यस 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 लिखा है वो कुछ हद तक संभव हो सकता है, क्योंकि पिक्चर परफेक्ट इस मामले में मुश्किल होता है, क्योंकि एक चीज के खत्म होते ही दूसरी चीज शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि समझ लीजिए घर में कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल घर में शादी है, ब्याह है, या किसी की तबीयत खराब है, तो ऑब्वियसली हमारा काम नेग्लेक्ट हो जाता है, वहां पर हमारा हेल्थ नेग्लेक्ट होता है, वहां पे सोशल सर्कल नेग्लेक्ट होता है, राइट? तो इन हम ये समझ सकते हैं कि एक ही चीज प्रायोरिटी में रहती है। हम मल्टीटास्किंग करने में माहिर हैं, सुबह उठते हैं और रसोई घर में जाते हैं, एक चूल्हे पर चाय बन रही होती है, एक जगह पे मतलब क्या कह सकते हैं, नाश्ते के लिए कुछ बन रहा होता है, कहीं पर कुछ चल रहा होता है, ये सब हम करेंगे। लेकिन ये चीजें जो हैं, यहां पर हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। यहां पे किसी एक चीज को ही हमें फोकस में लेना होता है, और जो हम काम कर रहे हैं उसी पर हमें ध्यान देना होता है। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो दूसरों के ऊपर प्रेशर पड़ता ही है, और उस प्रेशर को संभालने की हम सबको जरूरत है। वी नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। हमको थोड़ा क्रिएटिव अगर हम सोचे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आराम से इसको हम एक सुंदर स्टेट में लेकर आ सकते हैं, ताकि प्रेशर ना पड़े। और जब कभी प्रेशर पड़े तो उसके ऊपर जरा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो अगर इस सर्कल्स के बारे में हम जानना चाहें, मतलब जो कुछ हमने समझा है उसको देखें, तो समझ लीजिए एक बात, रिमेंबर यू जस्ट कांट बैलेंस। इसको पूरी तरह से बैलेंस नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई है। तो क्या करना है? प्रायोरिटाइज कीजिए, प्रायोरिटीज में लीजिए क्या क्या किस काम को पहले करना है, किसकी ज्यादा जरूरत है, प्रायोरिटाइज कीजिए। और जब आप प्रायोरिटाइज करके कोई एक काम कर रहे हैं तो बी विजिलेंट अबाउट अदर सेक्टर्स। जो बाकी सेक्टर्स है उनके बारे में भी, उन पर भी नजर रखिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं कुछ निकल तो नहीं रहा। जो भी छूट रहा है, जो भी निकल रहा है, वो रिश्तों के फॉर्म में ही छूट रहा है, रिश्तों के फॉर्म में ही निकल रहा है। इन सबका असर रिश्तों पर ही पड़ता है, और कोई चीज नहीं निकलती। तो हैव अ प्लान टू मैनेज द अदर सेक्टर्स। एक प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी हमको कि उन सेक्टर्स को हम कैसे मतलब मैनेज करें। हम आउटसोर्स कर दें कि क्या करें? जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे तो सब्जियां, अब जब से मैं भुवनेश्वर, पहले मैं झारसुगुड़ा में थी, तो फिर जो हाट था सब्जियों का, वहीं पर हमारा घर था, तो घर से बाहर निकले और 4 सब्जियां खरीद कर लेकर आ गए, ये परिस्थिति होती थी। अब भुवनेश्वर आने के बाद अब मुझे लगता है कि सब्जियां मैं ही खरीदूं तो अच्छा है। मेरे कॉलेज के पास होलसेल मार्केट है और मैं वहां से जाके सब्जियां लाती हूँ। लेकिन कभी कभी जब कॉलेज से देर हो जाती है और घर पहुंचते पहुंचते थक हार कर चूर हो जाती हूँ, तब ऐसी परिस्थिति में मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम संभालने हैं, तो मैं उसको आउटसोर्स कर देती हूँ और बड़े प्यार से एक फोन कॉल अपने पति परमेश्वर को कर देती हूँ और कहती हूँ, प्लीज आते समय सब्जियां ले आओ, रास्ते में पड़ेंगी, क्योंकि वो कोणार्क में काम करती है और कोणार्क से आते आते ढेर सारे गांव हैं जहां पे लोग ताजी ताजी सब्जियां लेके बैठते हैं। आउटसोर्स। या नहीं तो फिर घर के काम हमसे नहीं हो रहे, आउटसोर्स। 2 प्राणी हम रहते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ आने के बाद काम इतना बढ़ गया है, मुझे लगा कि मुझे अब अपने कुछ जिम्मेदारियों को आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने शाम को एक कुक लगा लिया, 2 लोगों के ही है, लेकिन एक कुक लगा लिया। यहाँ पे आने के बाद बड़ा सा गार्डन बना लिया, माली लगा लिया। पहले मैं करती थी, उसके बाद मैं नहीं कर पाई, आउटसोर्स। बिकॉज जहां पर आपके बिना भी काम चल सकता है, या कभी कभी उसमें ताक झांक कर लें या हिदायतें दे ले, काफी है, आउटसोर्स इट, ताकि बाकी जो मेन सर्कल है वो आपका ना बिगड़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या नहीं तो फिर उसको पहले छोटे छोटे इंसेंटिव्स देते रहें पहले, या नहीं तो कुछ बड़ा धमाका करें, या नहीं तो फिर खत्म काम होने के बाद कोई बड़ा धमाका करें और रिश्तों को बांध कर रखें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अपने रिश्तों के साथ अपनी सारी प्लानिंग्स, अपनी सारी बातें बैठकर शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज दे डिजर्व इट। वो डिजर्व करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं।
आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग सब इस बात को डिजर्व करते हैं कि आप अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। एक बात बताऊं, मैं, मेरे अनुभव है, आपके परिवार वाले आपका त्याग और आपके क्या कह सकते हैं, सैक्रिफाइसेस नहीं चाहते हैं। सैक्रिफाइस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, सब कुछ साथ में लेकर चलना है। नो सैक्रिफाइसेस, बिकॉज दे डोंट वांट योर सैक्रिफाइस, दे वांट यू टू बी हैप्पी। आपका खुश रहना उनके लिए ज्यादा जरूरी है, आपके सैक्रिफाइसेस उनके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। विश्वास कीजिए, कोई परिवार नहीं चाहता कि घर की जो मालकिन है वो सैक्रिफाइसेस करती रहे और भीतर से कुड़ती रहे, बट देन दे वांट यू टू बी हैप्पी। सपने देखिए और उन सपनों को शेयर कीजिए। बी हैप्पी एंड मेंटेन द बेस्ट रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ। सबसे ज्यादा जरूरी जो रिश्ता होता है मेरा अपने साथ, उसको अपने अपने साथ रिश्ता मेंटेन कीजिए और फिर देखिएगा सारे रिश्ते कितने खूबसूरत हो जाते हैं, बड़े सुंदर हो जाते हैं। उसके बाद एक और सेट ऑफ सर्कल्स, मैं देख रही हूं समय को, 15 मिनट मेरे पास है, तो इसमें एक और सेट ऑफ सर्कल्स को हम लेंगे। और जब हम दूसरों से शेयर करते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए। अक्सर पत्नियों को अपने पतियों के ऊपर विश्वास कम ही होता है। मैं जब कभी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाती हूँ जहां पे सिर्फ महिलाएं होती है, तो मैं उनको कहती हूँ कि जनरली हम देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वे लोग अपना ग्रुप्स बनाकर बढ़िया अच्छा सा हॉलीडेज एंजॉय करके आ जाते हैं विदाउट फैमिली। उनको लगता है कि हमने बहुत काम किया एंड वी नीड अ हॉलीडे, वी नीड अ ब्रेक। व्हाई डोंट वी, व्हाई कांट वी हैव अ ब्रेक? हमें भी ब्रेक चाहिए। जब मैं कहती हूँ तो औरतें कहती है ना रे बाबा, ना 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 मैडम आप क्या कह रही हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोले क्यों नहीं है? घर को उनके भरोसे छोड़ जाऊं जिनको घर चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। माय डियर यंग लेडीज, जो इंसान इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रहा है, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रहा है, वो घर नहीं चला सकता? बिल्कुल चला सकता। हमको विश्वास नहीं होता, अरे वो होमवर्क नहीं करवा पाएंगे, वो बच्चों को खाना नहीं खिला पाएंगे। विश्वास कीजिए, 4 दिन बाहर निकल के देखिए, दे विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। उनको भी लगेगा हाँ हमें मुक्ति मिल गई। ये एक्सपीरियंस भी बहुत सारी लेडीज का होगा। जिम्मेदारी दीजिए, उनको जिम्मेदारी सिखाइए बच्चों को। हमें लगता है कि हम बच्चों को ढेर सारा प्यार करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बट देन ढेर सारा प्यार करके हम उनके लाइफ को पैरालाइज कर देते हैं, उनको पैरालाइज कर देते हैं, उनको पंगु बना देते हैं। बिकॉज एक समय ऐसा आता है वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनको जिम्मेदारियां दीजिए एंड देखिएगा ये जो सर्कल है ना, इसको सुंदर तरीके से लगभग बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसके बाद ये मेरा फेवरेट सर्कल था, सर्कल ऑफ वी। दिस इज माय फेवरेट सेट ऑफ सर्कल्स। इसके बारे में बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दिस इज माय फेवरेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार के सर्कल है, ए, बी एंड सी। ए है लाइफ, बी है सपोर्टर्स और सी है फैसिलिटेटर्स। हमको इनकी समझ नहीं होती, इसीलिए तो रिश्तों में इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम इनको कैसे समझें, राइट? मैं देख रही हूँ लगातार चैट बॉक्स में आप लोग मैसेजेस डाल रहे हैं, बट देन सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी। वंस आई एम डन विद इट, मैं डेफिनेटली चैट बॉक्स देखूंगी और आपसे बातें करूंगी। और जो कोई मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहे तो आई रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स कि उनको आप अनम्यूट करें ताकि वो डायरेक्टली बात कर सके। अच्छा लगेगा ऐसा होगा तो, ठीक है। तो हम आते हैं ए, बी और सी। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ए में वो लोग होते हैं, ये देखिए 3 दायरे हैं, यहां पे दायरे बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी, और उन दायरों का मजबूत होना भी जरूरी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ए वो दायरा है जहां पे मेरे अपने क्लोज पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटा है कि नहीं, मेरे ससुर हैं, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरा भाई है उसका परिवार है ना, ये लोग ए में आते हैं मेरे, ठीक है। बी में कौन आते हैं? बी में वो रिश्तेदार आते हैं जो कि मैं इमीडिएट फैमिली में जैसे कहूंगी, जैसे मेरे चाची सास, चाचा ससुर, जैसे मेरे कजिन्स, है ना, श्रीनिवास, मेरे हस्बैंड का नाम श्रीनिवास है, श्रीनिवास के कजिन्स, ठीक है। ये सारे लोग बी में आ जाते हैं जो कि सपोर्टर्स है। और सी में वो लोग आते हैं जो रिश्तेदार तो हैं लेकिन कभी मिलते हैं हम लोग शादी ब्याह में वगैरह में, तो हाय हाय वेदुला कैसी हो, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? अरे बहुत दिनों के बाद देखा, 4 साल हो गए ना? हाँ 4 साल हो गए मिले हुए, है ना, इट्स फाइन, ऐसे मिलते रहना चाहिए यार। या आई नो, बस खत्म। ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं।
राइट। और ये जो सेट है ना, इसके बारे में आगे और बढ़ने के पहले बताऊं, ये सेट है ना, ये हमारे वर्क प्लेस में भी होता है एक सेट अलग से, और एक सेट अलग से सोशल लाइफ में भी होता है। उनको और इनको हम मिक्स मैच नहीं कर सकते। जिस दिन हमने उसको और उसको मिक्स मैच कर दिया तो हम गए काम से। मेरे कॉलेज का एक अलग सर्कल है जिसमें ए ग्रुप में कुछ लेक्चरर्स है, बी में कुछ है, सी में कुछ है। इनके साथ मुझे उसी तरह से निर्वाह करना पड़ेगा। एवरीवन नीड्स रेस्पेक्ट, सबको इज्जत दीजिए, लेकिन हम सी से अगर कभी कभी क्या होता है ना, मैं बताती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई बहुत ही अनजान व्यक्ति है, मिला, बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही हंसमुख है, हम उनसे मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। बातें करते करते कुछ पर्सनल बातें भी कनेक्ट हो जाती हैं, और जब पर्सनल बातें कनेक्ट हो जाती हैं तो क्या होता है कि हमको लगता है यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है या मेरे जैसा है ना। और उस इमोशनल कंडीशंस में हम कई बार क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स जो है, जो डीप इनर सीक्रेट्स या फीलिंग्स है, उसको हम निकाल कर बाहर कर देते हैं। क्योंकि वो सामने से चार सुनाता होता है, पता है मेरे घर में ना, पता है ये प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं एग्जैक्टली यार मेरे लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है। तो वो इंसान दरअसल सी का है, इंसान दरअसल सी का है, लेकिन मैंने उसको खींचकर ए में रख दिया है। ए में रख दिया है तो एक बात समझने की है कि ए में रहने वालों के कुछ अधिकार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी माँ ए में है, उसको हर दिन मैं फोन नहीं करूंगी तो वो परेशान हो जाती है, और 2 दिन में अगर मैंने आज दिन भर फोन नहीं किया तो कल सुबह फोन करके एक मीठी सी डांट पड़ती है। यानी तो मेरी आवाज जब खराब लगती है उसे, तो वो समझ जाती है कि मेरी तबीयत खराब है, एंड वाइस वर्सा। जब उसकी आवाज खराब लगती है तो मैं बोलती हूँ क्या हुआ अम्मा, तो वो बोलती है कुछ नहीं, तो फोन में खराबी है। मैं बोलती कैसे फोन में खराबी है, मुझे साफ समझ में आ रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है। दवाई ली? नहीं। बीपी की मेडिसिन? नहीं। थायराइड की? नहीं। क्यों? नहीं, सुबह से ना घर थोड़ा साफ कर रही थी। मैं बोले अकेले रहते हो पापा को लेकर, है ना, और इस तरह से अगर निग्लेक्ट करोगे तो कैसे चलेगा। हम लोगों को सिखाने से होता है क्या? दिस इज नॉट डन। ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम दवाई नहीं लेती हो। मैं अपनी माँ के साथ ऐसे बात कर सकती हूँ, वो मेरे साथ ऐसे बात कर सकती है, लेकिन कोई और व्यक्ति मुझसे ऐसे बात करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो सी वाला व्यक्ति है उसको मैं ए में लेकर तो आ गई हूं, लेकिन मैं क्या ए के सारे अधिकार उसको दूंगी? देना पड़ेगा, क्योंकि ए में आते ही उसको अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन परेशानी पता है कब होती है? जब वो ए वाले एक्सरसाइज करने लगता है अधिकार हमारे ऊपर, तब हमें लगता है कि कम ऑन, व्हाई दिस पर्सन इज इंटरफियरिंग इन माय लाइफ। ये मेरे लाइफ में इतना इंटरफियर क्यों कर रहा है? इसको जगह बतानी ही पड़ेगी। एंड तब हमको समझ में आता है कि इसको इसकी जगह बतानी ही पड़ेगी। अरे भाई, उसको खींच कर लाया कौन था? राइट? सो हम क्यों ऐसी जल्दबाजियां करते हैं कि किसी ने 2 मीठे बोल बोले, किसी ने कुछ मतलब मन के तार छेड़ दिए, वो भी कोइंसिडेंटली होता है, तो हमको सीधे लाकर ए में ले आते हैं, और उसके बाद रिश्ते बिगड़ जाते हैं। किसके रिश्ते बिगड़ते हैं? सी के साथ भी बिगड़ता है और ए के साथ भी बिगड़ता है, क्योंकि ए वालों को ये लगने लगता है इतना अच्छा परिवार साथ में है, हम क्या काफी नहीं है इसको समझने के लिए? किसी बाहर वाले की जरूरत पड़ गई? मैं बहन हूं लेकिन मुंह बोली बहन चाहिए, मैं भाई हूं लेकिन मुंह बोला भाई चाहिए। व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली तब क्या होता है, जो ए के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते भी हमसे धीरे 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 दूर होने लगते हैं, और सी का इंटरफेरेंस हमको पसंद नहीं आता है, तो ऑब्वियसली सी का रिश्ता भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से फ्रस्ट्रेशन और सब कुछ ऐसे कुंठा से भर जाता है मन, और हमें लगने लगता है कम ऑन यार, आजकल तो रिश्ते ही बेमानी हो गए हैं, रिश्तों में तो पहले जैसा दम ही नहीं रहा। बट देन हम भूल कर रहे हैं कि हमने वो दायरा क्रॉस किया, या उन दायरों को हम समझे नहीं। इसका मतलब ये नहीं किसी के साथ हम ठीक से बिहेव नहीं करेंगे। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊं, मेरे कॉलेज में जो है एक पियोन है, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफिस का पियोन है, ठीक है, वो तेलुगु बंदा है। तो अब जब आंध्र प्रदेश से मैं बाहर हूं तो कोई तेलुगु बोलने वाला मिलता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो 4 शब्द तेलुगु में बात कर लूं तो जी भर जाता है। तो मैं उससे तेलुगु में, उसका नाम बाबुली है, और बाबुली कहकर मैं तेलुगु में बात कर लेती हूँ, ठीक है। कितना बात करती हूँ? क्यों बाबुली कैसा है? हर दिन नहीं, कभी कभार जब वो फुर्सत में, जब मेरी नजर उस पर पड़ी, हाय बाबुली कैसा है तू? अच्छा ठीक है, और तेरे बच्चे ठीक है, पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है? हाँ ठीक चल रही, दैट्स इट।
या किसी दिन बाबूली को आपने बोला, बाबूली आज मैंने खाना लाना भूल गई, तो एक काम कर बाबू, ये पैसे ले और पास में जो फ्रूट स्टॉल है वहां से आधा दर्जन केले ले आ, मुझे भूख लग रही है। वो लेकर आता है, आपने चेंज दे दिया, यानी तो 2 केले दे दिए, दैट्स इनफ। उसको आप केले खाने के लिए अपने साथ बैठाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं कर सकती ऐसा। द मोमेंट यू विल डू इट, वो सी वाला आदमी आपके सर चढ़ जाएगा, और कब वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करने लगेगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, और तब रिश्तों को लेकर जो कोफ्त होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको हम संभाल नहीं पाते। लेकिन वहीं पे जो मेरी कलीग है जो ए में है, मैं उसको जबरदस्ती खींच के लाती हूँ, बोलती हूँ, मधु है, मधुस्मिता एक है, मैं कहती हूँ चल मधु आ, केले खाते हैं, आजा साथ में बैठ के खाते। वो बोले कि नहीं ना दीदी, मैं बोली कि क्या दीदी बोलिए ना, चल मेरे साथ आ, बैठ चुपचाप बैठ, मैं ले आई। बी के भी कुछ लेक्चरर्स हैं वहां पे, मैं उनको ऑफर करती हूँ, सर आई हैव फ्यू बनानास, वुड यू लाइक टू शेयर? वो कहते हैं नो, ठीक है। तीनों सर्कल्स में रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है, we need to learn that is what is art of understanding and maintaining the relationships। हम हर किसी के साथ एक से ज्यादा व्यवहार नहीं कर सकते। जिस दिन हम ऐसा करने लगते हैं उस दिन रिश्तों में परेशानियां आने लग जाती हैं, और हमको समझ में भी नहीं आता कि आखिरकार रिश्तों में इतनी सारी परेशानियां आ कैसे रही। और ये सेट ऑफ सर्कल सिर्फ परिवार के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा ही सेट, जैसे अभी कॉलेज का मैंने एग्जांपल दिया, कॉलेज में भी होता है ऐसा ही सेट जो है अपने सोशल लाइफ में भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एकल परिवार में भी ऐसा सर्कल होगा। जो एकल परिवार का ए में है वो आपके परिवार का ए नहीं बन सकता। हमारे कॉलेज में एक लेक्चरर हैं डॉक्टर प्रणय परिजा, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, एंड ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, है कि नहीं? मैं उनको भाई बोलती हूँ। तो मुझे कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है तो फिर मैं प्रणय भाई से करती हूँ, किसी और से नहीं करती। लेकिन मेरे परिवार में अगर कुछ मतलब परेशानी हुई तो मैं अपनी पर्सनल बातें प्रणय भाई से नहीं करती, बिकॉज वो सर्कल्स अलग हैं, ये सर्कल्स अलग हैं। एंड एट द सेम टाइम कॉलेज में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, हाउ टू हैंडल इट, क्या करना है ना, तो वो मैं अपने हस्बैंड से शेयर जरूर करती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मेरी समस्या का हल निकाल के देंगे, क्योंकि वो मेरे परिवार का ए है, मेरे कॉलेज का ए नहीं है। उसी तरह से सोशल लाइफ का भी अलग सर्कल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एकल परिवार के लोग हैं तो ऑब्वियसली ए सर्कल में कुछ लोग होंगे जिनके साथ आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं। बी के साथ बी वो लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, अरे भाभी वेरी गुड, वी आर विथ यू, कोई काम हो तो बताइएगा, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। सी में वो लोग होते हैं जो दूर बैठ के तालियां बजाएंगे, मुस्कुराएंगे, आपकी सफलता में खुश होंगे। लेकिन सी कभी ए नहीं बन सकता। यदि ऐसा हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो सी में है लेकिन अद्भुत व्यक्तित्व है, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का धनी है और वो हर बात को समझता है, एंड ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड एम्पैथेटिक पर्सन, ठीक है, आप ए में लाइए जरूर, मनाही नहीं है। कई सारे रिश्ते, हम अक्सर कहते हैं कि खून के रिश्तों से बढ़कर रिश्ते होते हैं जीवन में। आई एग्री, मेरे जीवन में भी ऐसे रिश्ते हैं जो खून के रिश्तों से बढ़कर है। बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सी को ए में तुरंत नहीं लाना, समय लीजिए, आराम से, गिव टाइम, और तभी जाकर ये दायरे जो हम बनाते हैं इनसे ही रिश्तों में मिठास आती है। द मोमेंट ये दायरे बिगड़े, रिश्तों की मिठास कहीं गायब हो जाती है। तो इन दायरों का होना बहुत जरूरी है। दायरों से अलग हटके हम रिश्तों के बारे में नहीं सोच सकते। वी नीड टू हैव सर्टेन बाउंड्रीज अराउंड अस। हाँ, ए वाला जो हिस्सा है बड़ा कर सकते हैं, इट्स गुड, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि आप ए वाला सर्कल को बड़ा कीजिए ना, बहुत सारे लोगों को ए में रखिए, लेकिन याद रखिए ए में जितने लोगों को रखेंगे उन सभी को आपको अधिकार दे देंगी कि वो आपके जीवन पर अपना अधिकार समझने लगेंगे। आप तैयार हैं इस बात के लिए? अक्सर हम तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहें, लेकिन वो अधिकार हम नहीं देते लोगों को। बहुत मुश्किल होता है साहब, बहुत मुश्किल होता है जब ये कोई ये कह दे कि कम ऑन, मैं 2 दिन से कह रही थी, तू तो मेरी बात ही नहीं सुनती है। ये टोन ना हम हर किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या है, तबीयत खराब है, सुनती नहीं है, ये टोन हम हर किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते। किया थोड़े समय के लिए कर सकते हैं, ये जीवन की सच्चाई है, बहुत लंबे समय तक नहीं। तो फिर बड़े प्यार से, जहां पर है, बी में है बी का सम्मान, सी में है सी का सम्मान, ए में है ए का प्यार, सम्मान और अधिकार, ये जब हम समझ जाएंगे रिश्ते आपस में उलझेंगे नहीं।
तो सुलझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन सर्कल्स की अगर हम बात करें तो यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ सर्कल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग सेट्स होते हैं। अक्सर हम ये भूल जाते हैं और इन सेट्स को भी आपस में मिला लेते हैं। सोशल वाला परिवार के साथ मिला देते हैं, परिवार वाला जो है करियर के साथ मिला देते हैं, सब कुछ आपस में ऐसे गड्ढमड्ढ हो जाता है। और जिससे एक समय ऐसा आता है कि हमको लगने लगता है कि यार कोई भी नहीं है यार, इतने ईमानदारी से मैंने सबके साथ निर्वाह किया है, लेकिन मेरे साथ जब जरूरत होती कोई क्यों नहीं खड़ा होता है। लेकिन हम समझते नहीं हैं कि जिसके साथ जैसे जब खड़ा होना है उसके साथ वैसे तभी हम खड़े हो सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, और वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, आपका ए है तो सामने वाले का भी ए है। हम जबरदस्ती घुसपैठ नहीं कर सकते, वो अलाउ करेगा तभी हम जा पाएंगे। उसी तरह से जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे किसी और को ए में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर हमने दे भी दिया तो उनको सहृदयता से स्वीकार कर सके, उनको हम अपने सर आंखों पर बैठा सके, ऐसी मानसिकता जिस दिन हो जाएगी तब हम जरूर उनको भीतर आने दे सकते हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड दे आर डिफरेंट। ये अलग अलग रिश्ते हैं और उनके साथ उसी तरह से निर्वाह करना है। आपने किसको ए में रखा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ए में जो है वही लोग रहेंगे जो मेरे लिए हैं। नो नीड टू फील एनी गिल्ट। अगर मेरे को मेरे ए में समझ लीजिए क्या कहूं, मेरे भाई और भाभी नहीं है तो गिल्ट की जरूरत नहीं है, कोई और हो सकता है, लेकिन एक ही जरूरतों को पूरा करते हुए उनका वहां पे होना जरूरी है। लाइक अंडरस्टैंड देयर नीड। हर किसी की अपनी जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से हमको उन रिश्तों के साथ निर्वाह करना पड़ेगा। और हमें क्लैरिटी, एक स्पष्ट मनोभाव की जरूरत है और उस स्पष्टता के साथ ही हम समझ पाएंगे। देन टेक टाइम ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जब लेके आ रहे हैं तब थोड़ा सा समय लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, दायरों को समझिए, उनका सम्मान कीजिए, लोगों का सम्मान कीजिए। क्योंकि जल्दबाजी में किसी को लाकर आपने बैठा दिया ए में, है ना, उसके बाद रिश्ता निभ नहीं पाया तो वो सबसे बड़ी बेईमानी होगी उस रिश्ते के साथ, वो सबसे बड़ी बेइज्जती होगी उस रिश्ते के साथ। हम ये नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपने आप में उस ईश्वर की सत्ता का एक अंश है। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, एवरीवन डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट। हाँ, हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी वजह से जेलसी है, मनमुटाव है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो उस ईश्वर की ही सत्ता है। तो उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए, चाहे रिश्ते ए में हो, बी में हो या सी में हो। राइट? डोंट मिक्स एंड मेस। हम उसको मिक्स करके मेस नहीं कर सकते, मिलाकर सब चीजों को गटमट करके मेस नहीं कर सकते। सो एवरीवन ग्रोज एट देयर ओन प्लेस। देखिए, अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छांव में बढ़ते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खरी धूप में बढ़ते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी की जरूरत है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जमीन पर बढ़ते हैं। उनकी जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। जब तक हम अपने रिश्तों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक रिश्तों में मिठास नहीं आ सकती। अब आप कहेंगे कि कम ऑन मैडम, अब क्या हमें इतना परिश्रम करना पड़ेगा, इतना मेंटल स्ट्रेस लेना पड़ेगा कि कौन सा रिश्ता कैसे निभाएं? सो माय डियर फ्रेंड्स, जिसके बिना हम जी नहीं सकते उसके लिए इतना टाइम देना तो बनता है, उसके बारे में इतना सोचना तो बनता ही है। तो रिमेंबर वन थिंग, वेयर योर टाइम गोज देयर योर फ्यूचर कम्स। जहां आप अपना समय देंगे वहां से आपका भविष्य आता है। एंड ऑन विच यू इन्वेस्ट योर टाइम ग्रोथ। जिसके ऊपर आप अपना समय देंगे वही ग्रो करेगा, वही बढ़ेगा। और अगर वो रिश्ते हैं तो समय तो देना पड़ेगा, समझदारी देनी पड़ेगी, प्यार देना पड़ेगा, और तभी जाकर रिश्ते जो हैं बनेंगे और बढ़ेंगे, सहारा बनेंगे और हमारे लिए जीवन की थाती बन जाएंगे। Thank you so very much. And now I hand over the floor to the organizers. आप क्वेश्चन आंसर जिस किसी तरीके से भी लेना चाहें तो प्लीज आप मुझे बताएं कि वो तरीका क्या होगा। क्योंकि चैट बॉक्स में अभी 100 मैसेजेस हैं तो फिर ऑब्वियसली मैं 100 मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगी। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक निर्मला जी हैं और साधना खंडेलवाल शायद या कुछ जो हाथ उठा रहे हैं, तो आप देखिए, आप अपने तरीके से जोड़ सकती हैं, हम बातें कर सकते हैं। थैंक यू। वाह वाह मैम, एक्सीलेंट, वंडरफुल सेशन। सबसे पहली बात तो आप साउथ इंडियन होकर इतनी अच्छी हिंदी, इतना शुद्ध उच्चारण,
और जिंदगी को इतने अच्छे तरीके से आपने हर रिश्ते को कितनी खूबसूरती से समझाया। मुझे लगा कि वाकई ये हर वर्किंग वुमेन का दर्द आपने पकड़ा। और मैं जब आप वो एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं धीरे धीरे अपना जीवन, अपनी परेशानी, अपने रिश्ते, वो सब, और सबके जीवन में वही चल रहा होगा, सबकी यादें, सब अपने अपने जिंदगी के कुछ कुछ पिछले हिस्से में उतरे यादों की सीढ़ियों के साथ में, और सबने वो बहुत दिल की गहराइयों से महसूस किया। वेरी वंडरफुल और एक्सीलेंट सेशन मैम, बहुत ही हृदय स्पर्शी आपने किया, थैंक यू। और अब मैं, थैंक यू मैम। और अब मैं जमशेदपुर की महेश्वरी दुबे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे का मैम, ममता जी, कई सारे लोगों ने मुझसे मेरा कांटेक्ट नंबर मांगा है, सो फिर आई रिक्वेस्ट कि मेरा कांटेक्ट नंबर है आपके ऑर्गेनाइजर्स के पास, तो फिर आप उनसे ले सकते हैं। मैम, यू कैन प्रोवाइड माय कांटेक्ट नंबर, नॉट एन इशू। थैंक यू मैम, ओके, जरूर हम दे देंगे। महेश्वरी जी, ओवर टू यू महेश्वरी जी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू ममता जी। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। मैम, हम सब तो मंत्रमुग्ध होकर आपको देखते रह गए। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरती और सरलता से आपने हर चीजों को समझाया है, और पूरे चैट बॉक्स में भरा पड़ा है वंडरफुल, खूबसूरत। आज तक हम लोगों ने इतनी आसानी से चीजों को समझाने वाला व्यक्तित्व नहीं देखा। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, चूंकि आपने हर विषय पर बहुत खूबसूरती से बताया है। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखती हूँ। एक व्यक्ति है, वो लिखते हैं कि वो 42 इयर्स के हैं, कोविड पीरियड में उनकी नौकरी चली गई है, और जब वो डाउन फील करते हैं तो यूट्यूब में मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। कुछ दिन तो ठीक चलता है, 2-3 दिन वो काफी अच्छा फील करते हैं, लेकिन 3-4 दिनों बाद फिर पहले जैसा लो या डिप्रेस फील करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूं, वो पूछ रहे हैं। ही इज राइट, क्योंकि जब भी हम मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सुनते हैं तो वो कुछ समय के लिए तरोताजा कर देते हैं। डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से सॉरी कि आपको अपनी जॉब गंवानी पड़ी, एंड ये कई सारे लोगों का दर्द है। एंड बिलीव मी कि अंधेरा बहुत दिन नहीं रहता, और जब उजाला होने वाला होता है ना, तब अंधेरा और गहरा हो जाता है, और हमें लगता है कि अरे बाप रे, कैसे करें, हाथ को हाथ नहीं सूझता। लेकिन जब अंधेरा बहुत गहरा होता है ना, तभी उजाले की किरण फुटकर निकलती है। एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, मैम और सर, आप जो भी हैं, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, एंड फिर से बहुत अच्छा रहेगा। यस, हाँ, अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ कि ये जो आई मीन मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैं भी जब डाउन फील करती हूँ तो फिर सुनती हूँ, बट द थिंग इज उनका असर बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, तब जब हम उनको सिर्फ सुनते हैं और उनको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। नंबर 1, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट लिविंग ऑन दैट। और उसके बाद एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप जिस किसी शहर से हैं, आप एक बार अपने शहर में आसपास कहीं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर को ढूंढिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर को ढूंढिए। मैं खुद भी एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर हूं, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम अपने बातों से जो भी, हम पेशेंट तो नहीं कहूंगी, जो भी व्यक्ति हमारे पास हेल्प के लिए आते हैं, उनके मस्तिष्क कि जो न्यूरोलॉजिकल पाथ होता है, उस न्यूरोलॉजिकल पाथ को हम चेंज कर देते हैं। जिस तरह से एक न्यूरोलॉजिकल पाथ बना हुआ है कि अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, नौकरी चली गई है, बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये जो डर बैठ गया है, तो थोड़ा सा बदल देने के बाद, न्यूरोलॉजिकल पाथ को बदल देने के बाद, वो वंस फॉर ऑल, एक बार आप ट्रीटमेंट करवाइए, एक सेशन ले लीजिए, एंड दैट इज फॉर ऑल। जरूरी नहीं है कि आपको लगातार महीने तक जाना पड़ेगा या कुछ, एक सेशन 45 मिनट या 1 घंटा लगेगा, एक सेशन ले लीजिए, एंड दैट्स फॉर ऑल। मतलब वो हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में एक पॉजिटिविटी को भर देगा। आप देखिएगा आसपास कहीं पर एनएलपी प्रैक्टिशनर्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम प्रैक्टिशनर होंगे तो बहुत अच्छा। अब रही मोटिवेशनल लेक्चर्स की बात, लेट मी टेल यू वन थिंग। अभी आपका जो स्लोगन है, दैट्स सो ब्यूटीफुल, आपके फ्लायर में सबसे ऊपर रखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
द मोमेंट यू विल से कि मैं हार गया, विश्वास कीजिए आप हार गए। द मोमेंट यू से कि मैं जीत गया, विश्वास कीजिए आप जीत गए। सारी दुनिया आप पर विश्वास करे और आपका आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो नो वन ऑन दिस अर्थ कैन हेल्प, यहां तक कि भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन सारी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए लेकिन आपका आपके ऊपर भरोसा बना हुआ है तो विश्वास कीजिए कि जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो आप एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आएंगे। इट ऑल डिपेंड्स हियर। अपने मन के ऊपर विश्वास कीजिए। वीडियोस को जस्ट सुनिए मत, उनको ग्रहण कीजिए एंड बिलीव मी दिस विल हेल्प यू अ लॉट। विश्वास कीजिए आप जो भी सोचेंगे वो बहुत सही होगा। तो आप पॉजिटिव सोचिए एंड इट विल हेल्प यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बहुत सुंदर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। एक 28 साल की लड़की है, उसने लिखा है कि उसके ऑफिस में उसके कुछ कोलीग्स हैं जो उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन कुछ समय पहले उसका प्रमोशन हो गया और अब वो उन्हें काम की प्रोफेशनल रिलेशन जो उनका था उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। जब कोई काम के लिए कहती हैं या ऑर्डर देती हैं तो वो बड़े हैं इसलिए बुरा मान जाते हैं। तो उनके साथ जो प्रोफेशनल रिलेशन है उसमें एक मिठास कैसे कायम रखें? देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग। आई कंग्रेचुलेट यू, कंग्रेचुलेशंस कि आपने वो ओहदा पाया है कि कई सारे अनुभवी या उम्र दराज लोगों को छोड़कर आप आगे बढ़ी हैं एंड कंग्रेचुलेशंस। ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये काबिलियत होती है इंसान की जो वहां पर लेकर आपको रख देती है, ठीक है। बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हैविंग एम्पैथी, मैं सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति की बात नहीं कर रही, मैं सिंपैथी की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पैथी। जिस दिन वो आ जाएगा रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। आप थोड़ा सा ठहर कर सोचिए कि सामने वाले को किस बात से परेशानी हो रही है एंड उनको उनकी तरह से ही बात करके टैकल करना पड़ेगा। लुक, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं महेश्वरी मैम की जिनको डेफिनेटली हम इस प्लेटफॉर्म पर सुलझा नहीं सकते। दे डेफिनेटली नीड अ लॉन्ग काउंसलिंग, एक लंबे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। बिकॉज आपने एक बात 2 लाइन लिख दिया लेकिन आई एम 100% श्योर कि आपकी प्रॉब्लम ये 2 लाइन से काफी बड़ी है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें एक दूसरे की समझ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गैप्स हैं जिनको हमें फिल करना है। ये सारी चीजें जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। बट देन बिलीव मी डियर कि एक बात ध्यान रखिएगा कि आप डेफिनेटली अपने आप को सफलतापूर्वक उधर स्थापित कर पाएंगी यदि आप में अपने आसपास रहने वालों के प्रति एम्पैथी आ जाएगी और अपने आसपास रहने वालों के साथ आप वेरी पॉजिटिवली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे तो अपने आप सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है कि अगर समाज की रीति रिवाज हमारी भावनाओं को चोटिल करता है और उस रीति रिवाज को हमारे अपने ही मानते हैं तो ऐसे रिवाजों को क्या मान्यता देना ठीक है या उसे छोड़ देना चाहिए? देखिए, रीति रिवाज कभी भी किसी भी स्क्रिप्चर्स में, वेदों में, पुराणों में नहीं लिखे हुए हैं। इनका कोई रिटन प्रूफ हमारे पास नहीं है। ये मौखिक परंपराएं हैं, परिवार मतलब व्यक्ति से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, राइट। और ये हमेशा बदलती रहती है, ये भी हमको जानना जरूरी है, राइट। क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। उन्होंने तो इंसान को बना के छोड़ दिया, बोले कि तुम जियो जैसे जीना, या हमने अपने चारों तरफ बनाए हैं नियम वगैरह बनाए हैं। और कई बार ये चीजें हमारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ जाती हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, पता नहीं मेरी बात से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन जो चीजें इंसान को खुश नहीं रख सकती, जो चीजें बेड़ियां बन जाती हैं, जो चीजें इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकती, they need to end, they need to end। इसका मतलब यह है कि वो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, वो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। और जो चीजें प्रासंगिक नहीं है, राइट, उनको छोड़ देना सही होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक एग्जांपल अगर मैं अलाउ करे तो मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी। हाँ, श्योर। हाँ, हमारे तेलुगु कम्युनिटी में बच्चे को झूले में डालने की एक रस्म होती है।
नए बच्चे को झूले में डालने की रस्म होती है। अब वो झूला कौन सा होता है, वो ना साड़ी होती है ना बुजुर्गों की, दादी की या नानी की साड़ी जो है ना, वो बांधी जाती है, अच्छी रेशम वाली साड़ी जो उनकी पुरानी साड़ी, और उसमें बच्चे को डाला जाता है। बच्चे को उसमें डालने के पहले जो वो ग्राइंडिंग स्टोन होता है ना, हमारे यहाँ जो होता है बड़ा सा ग्राइंडिंग स्टोन है ना, वो सिलबट्टे का बट्टा जैसे इतना बड़ा सा, उसको पहले झूले में डालते हैं। अब उसके पीछे वजह क्या है पता नहीं, लोग नहीं समझ रहे, लेकिन उसको किए जा रहे किए जा रहे। मेरे जैसा कोई सरफिरा पूछ लिया कि अरे भाई क्यों कर रहे हो, बता के करो। एक बात समझ में आती है, ये जस्ट ये देखने के लिए कि वो बच्चे के वजन के बराबर होता है, कि देख लो कि भैया ये ठीक से बंधा है, बच्चे को डालो, उसके पहले उसको टेस्ट कर लो। दिस इज जस्ट अ टेस्टिंग, इट मे बी दैट वन, राइट। कई सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। हमारे परिवारों में जब भी पूजा पर्व होता है तो हम मिठाइयां, तली हुई चीजें लोगों को नहीं देते, हम अंकुरित चने देते, गुड फॉर हेल्थ। तो इनको फॉलो करें, जो चीजें अच्छी है, जो प्रासंगिक है, जो हमारे लाइफ को एक लेवल ऊपर लेके जा रही हैं, जो हमारी सोच को एक लेवल ऊपर लेके जा रही है, उनको फॉलो करना जरूरी है। और जो चीजें हमको बांध रही है, पीछे की ओर खींच रही है, ये मत करो, उसके मतलब ऐसे मत करो। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कितने सारे लोग ईश्वर को प्यारे हो रहे हैं, भगवान के पास चले जा रहे हैं, स्वर्गवासी हो रहे हैं, है कि नहीं। घर जाना है ने मंगलवार को नहीं जा सकते, गुरुवार को नहीं जा सकते। ऐसे ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई भी रस्म रिवाज मंगलवार गुरुवार नहीं होता है मैम। सबसे बड़ी चीज अगर है तो इंसानियत है। उस इंसान को मेरी जरूरत है, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे गुरुवार हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसे में मैं उन सभी रिवाजों को ठोकर मारती हूं जो मुझे मेरे इंसान बनने पर रोक लगाती हैं। सिंपल एंड स्ट्रेट। और ये काम हम महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि अधिकांश इस तरह के रीति रिवाज, रस्में सब जो है हम महिलाएं ही बनाती हैं। तो वी कैन ब्रेक देम ऑल। मैं अपना मेल आईडी भी छोड़ रही हूँ, आप पूछिए। थैंक यू सो मच मैम। ये सवाल जिनका था उन्होंने बिग थैंक्स आपको दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक आपके जवाब से संतुष्ट हो गए हैं। अगर समय का अभाव नहीं होता तो आज हम मन तो यही कर रहा था निरंतर आपको सुनते ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू यू।